हमारा पहले साल का टर्नओवर था 35 लाख रुपए, दूसरे साल का टर्नओवर था 1 करोड़ 35 लाख रुपए और तीसरे साल का था 1 करोड़ 80 लाख रुपए। फरवरी 2022 में एक चीज डन करी कि बस दोबारा फिर निकलना है। गाड़ी के डैशबोर्ड में 3000 रुपये लिफाफे के अंदर रख दिए कि ये गाड़ी अब लेके चलते हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो गाड़ी मोड़ लेंगे। उस साल 2023 में मैंने फाइनली अपना बिजनेस क्विट कर दिया, जितनी भी सेविंग्स थी सब लगा दी और 7-8 महीने में हम कुछ भी नहीं कर पाए। नॉट अ सिंगल वीडियो मेरी मिलियन तो छोड़ो, 1-2 लाख भी नहीं पहुंची। 500 मिलियन व्यूज और 1.1 मिलियन फॉलोअर्स 20 दिन में। भाई तुझे तो ओवरनाइट फेम मिल गया। आजकल ये लोग कहते हैं मेरे बारे में, बट उन्हें नहीं पता पिछले 10 सालों में 3652 रातें जो मैंने हसल करते हुए हारते हुए बिताई हैं इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए। इन 10 सालों में हारते हुए मैंने एक बात सीखी है कि हम सबके अंदर एक चैंपियन रहता है जो बनता है हमारी जुनून की आग से। तुम कितनी बार हारे हो ये मायने नहीं रखता, पर तुम कितनी बार उठकर फिर खड़े होते हो ये मायने रखता है। जब जिंदगी में चुनौतियां मुश्किलें कहती हैं कि भाई आज हार मान ले, वो कहता है आज नहीं। हम सब के अंदर एक चैंपियन रहता है। तो मेरा नाम है आकाश चौधरी, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। तो आज के इस जोश टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं अपने पिछले 10 साल की स्टोरी, मेरा हसल, कैसे मैं मर्चेंट नेवी से आज एक फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर बन गया और दुनिया घूम रहा हूं। तो मेरे ट्रैवल ब्लॉगिंग की शुरुआत असल में 10 साल पहले मर्चेंट नेवी से शुरू हुई थी। मैं गया मर्चेंट नेवी में, मैंने एक कोर्स किया था जिसे कहते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस। उसमें क्या होता है कि आपको आपके 12 महीने कॉलेज में बिताने होते हैं और 18 महीने की शिप पर ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद आखिरी सेमेस्टर फिर से आपको कॉलेज में जाना होता है। तो मेरे 12 महीने बैंगलोर में मैंने बिताए और उसके बाद में गया अपनी 18 महीने की ट्रेनिंग करने मलेशिया में। यह है बात 2013 की। जब मैंने शिप ज्वाइन किया तो मेरी नज़र में ना एक ड्रीम थी, एक पैशन था, क्योंकि जाने से पहले मैंने काफ़ी कुछ देखा था कि एक कैप्टन जो होता है, एक चीफ ऑफिसर जो होता है मर्चेंट नेवी का, उसका क्या लाइफस्टाइल होता है, वो दुनिया ट्रैवल करता है, उसका क्या ओहदा होता है। और मैं उससे बड़ा इंप्रेस था और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई यही तो है जो तुझे चाहिए जिंदगी में। शायद जो मिसिंग पार्ट है ना कि क्या करना है, क्या चाहता है, शायद ये वही है। तो इस सपने को लेके मैंने अपना शिप ज्वाइन किया और शिप ज्वाइन करते ही जो मेरी सोच थी वो धीरे धीरे बदलने लगी। मैं कैप्टन को देखता था, चीफ ऑफिसर को देखता था और सोचता था कि यार एक दिन मैं भी इसकी जगह लूंगा। 3 महीने बीत गए और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर में। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा रफ सी का टाइम होता है। इस टाइम ज्यादातर लोग साइन ऑफ करते हैं क्योंकि उस टाइम जो वहां का सी की जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लोग ज्यादातर साइन ऑफ करते हैं, बट मैंने वहां पर साइन इन किया था। 18 महीने की ट्रेनिंग थी, तीसरा चौथा महीना हमारा चल रहा था मेरी ट्रेनिंग का और हम एक रफ सी में फंस गए। अब रफ सी से आप समझोगे थोड़ा बहुत समुद्र इधर उधर होगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 35,000 किलो का कंटेनर होता है और वो मेरे सामने से ऐसे उड़ के चला गया जैसे एक पत्ता हो। ऐसे 10-15 कंटेनर मेरे सामने शिप पे से नीचे गिर गए और हम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम। जब आप समुद्र के अंदर होते हो तो राज वहां पर समुद्र का चलता है, ना कि आपका। समुद्र एक अलग ही दुनिया है। वहां पर आपका कोई भी जो ताकत है, आपकी कोई भी सोच है, कुछ मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो समुद्र आपसे क्या चाहता है। तो वो चीज, मैं ट्रेनी था, 3-4 महीने मुझे हो चुके थे, तो हम उस रफ सी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम अपने नेक्स्ट पोर्ट पर पहुंच जाएं। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद, या तो आप कह सकते हो बहुत यंग एज थी, मैं उसको उतना सीरियस नहीं ले रहा था। 20-25 कंटेनर समुद्र के अंदर गिर चुके थे। जो शिप की हालत थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी कि वो मूव कर सकता है, हम पोर्ट पे पहुंच सकते हैं, और लगभग हम उम्मीद खो बैठे थे। कुछ बातें तो ऐसी भी हो रही थी कि अगर मैसेज भेजने का टाइम मिलेगा तो अपनी फैमिली को मैसेज भी भेज देंगे। तो आप समझ सकते हो सिचुएशन कैसी रही होगी। अब बट ये हमारा लक कहिए आप कि हम कैसे ना कैसे करके पोर्ट तक पहुंच गए। जब हम पोर्ट पे पहुंचे तो बहुत सारी एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह, काफी सारी अलग अलग अथॉरिटीज वहां पर हमारा वेट कर रही थी। बट जैसे ही हम जेटी पर अपना पोर्ट शिप लगाते हैं तो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो हाई लेवल मैनेजर्स थे, वो आते हैं और वो तुरंत ही अनाउंस करते हैं कि जो कैप्टन है हमारे शिप के, अभी उनको कंपनी से निकाला जा रहा है। भाई ये बात सोच के ना हम सब शौक में पड़ गए। हम तो सोच रहे थे कि हमारे लिए तालियां बज रही होंगी, बट ये चीज तो उल्टी थी। उनको निकाला गया है बात कह के कि आप इनकम्पैटिबल हो, आप जज नहीं कर पाए कि जो सी की हालत है वो ठीक नहीं होगी। बट पिछले पोर्ट से निकलते पहले हमारे कैप्टन ने बोला था कि शिप की जो हालत है या जो सी की जो हालत है वो ठीक नहीं है। तो ये पहली बार था मेरी लाइफ में जब मेरा जो सपना था ना कि ये बनना है, उसकी मेरी
आंखों के सामने बेइज्जती हो रही थी। तो ये उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि ये शायद मेरे सामने इसलिए हुआ है कि मुझे इसकी असलियत पता चल जाए। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस करियर को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुझे वो फीलिंग ही खत्म हो गई, वो इज्जत खत्म हो गई, वो सपना ही टूट गया उस दिन, और मैंने 17 महीने 20 दिन में जॉब छोड़ दी। और ऑब्वियसली मैंने ये घर वालों को नहीं बताया, बट मैंने शिप से ही प्लान बना लिया था कि मेरी कंपनी का नाम होने वाला है डीबीए। मैं अपने कपड़ों पे डीबीए लिखता रहता था, और मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, जिसमें से पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड, फिर कैश फ्लो कोऑर्डिनेटर, और कुछ बुक्स थी जिससे मुझे और पैशन जो था मेरा बिजनेस के लिए बढ़ता गया। जब हम आए इंडिया, तो मैंने क्या सीखा था, बुकों की नॉलेज, जो बुक वाली नॉलेज बताना चाहूंगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में मैंने देख ही ली थी कि प्रॉब्लम है कि मर्चेंट नेवी में बंदे जो जाते हैं उनको रास्ता नहीं पता है, क्योंकि जो मेरी कंपनी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी मुझे मिल सकती थी जो मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। तो मैंने पहले यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की कि एक अकेडमी खोलते हैं जिसमें मेरे जो जितने भी दोस्त हैं जो अभी ऑफिसर्स बन गए हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाओ कि कैसे वो कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं। हम 2-3 महीने उन्हें ट्रेनिंग करेंगे और उनको स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे कंपनियों से। ये हमारा प्लान था, और हमें ऑन पेपर्स तो ऐसा लग रहा था कि बस ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप होने वाला है, मर्चेंट नेवी हिला देंगे हम, ये मेरा मानना था। तो हमने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, उस टाइम हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम 5-6 लाख रुपए जोड़ के आए थे, तो हमने रेंट की एक बिल्डिंग, उस पे एक इंस्टीट्यूट खोला और हमने फॉर्म्स बांटने शुरू किए। और हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने सारा फर्नीचर, सारे टीचर, सब कुछ खरीद लिया कि बस अब तो, और बल्कि हम बैकग्राउंड में हॉस्टल की तैयारी भी कर रहे थे। तो आप हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हो कि किस लेवल पे था। असल में 2 महीने हो गए और हमें एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, एक भी नहीं। आए बंदे, बहुत सारे आए थे, बट किसी को भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया। और अब हमने 3 महीने के लिए बिल्डिंग रेंट पे कर ली थी और हमारे पैसे हो गए थे खत्म। मतलब कि हमारा पहला स्टार्टअप बिल्कुल मुंह के बल गिरा, नॉट अ सिंगल सेल। तो उस ऑफिस में बैठे हुए हम बात कर रहे थे, और उस टाइम में 4-5 साल से जिम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा पैशनेट था, आज भी हूँ फिटनेस को लेके। बट उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसको अपना बिजनेस बनाऊंगा। शिप पर भी मैंने अपनी मैक्सिमम सारी सैलरी जिम के इक्विपमेंट्स खरीदने में, पूरे शिप के अंदर मैंने एक जिम तैयार किया, ये सब खरीदने में चली जाती थी। तो मैं उस ऑफिस के अंदर बैठा था, तो मेरे पास किसी का कॉल आया जिम से कि यार वो कौन सा प्रोटीन मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। तो उस वक्त मेरा पार्टनर मेरे लेफ्ट में बैठा था, मुझे याद है। तो बोलता है कि यार अगर लोग तेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं इस चीज को लेके, तो क्यों ना तू यही काम कर ले। और वो विद इन अ सेकंड था कि मुझे ये आइडिया बड़ा लॉजिकल लगा, और अपने पास कुछ करने के लिए था भी नहीं। हमने ये 3 महीने के लिए बिल्डिंग रेंट पे ले ली थी। तो हमने नेक्स्ट दिन ये करना शुरू किया कि जो प्रोटीन मैं खाता था, मैंने जिम में बोलना शुरू किया कि यार मैंने ये काम शुरू किया है। और विद इन 1 और 2 मंथ्स हम लोकल के 30-40 जिमों में थे। देखिए ये होता है जब आप वो काम करते हो जो आपका पैशन है, ऐसी ही आग लगती है। उस दिन मैंने ये सीखा, मुझे नहीं पता थी ये थ्योरी उससे पहले, बट ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। क्योंकि जब आप अपने पैशन के बारे में बात करते हो ना, तो वो दिखता है आपके फेस पे, आपकी पिच में दिखता है। वही था, जब हम जिम जाते थे, उनसे बात करते थे, तो ये फैल गया और हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। मैंने 3 महीने के बाद ही सोचा कि अब तो अपनी ब्रांड बनाएँगे। इंडिया को अब अपनी एक ब्रांड चाहिए, जो टॉप नॉच क्वालिटी सप्लीमेंट्स देती हो। और विद इन 3 टू 4 मंथ्स हमने एक ब्रांड तैयार की। उस टाइम हमारा मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और हमने अपनी दोबारा से जो 3-4 महीने हमने पूरे 40-50 जिम से काफ़ी सारी सेल करके कमाया था, वो सब उसमें लगा दिया। इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग बनाई 2017 में, और फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे पहली उन ब्रांडों में से बने जिन्होंने प्रोटीन लिस्ट किया था। आज शायद आपको शौक लगे, बट 2017 में बहुत शायद एक मसल ब्लेस थी जो लिस्टेड थी फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर। दूसरी ब्रांड हम थे। विद इन 15 डेज़ हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अमेज़न चॉइस बन गए। वही बात की पैशन। बट हमसे एक गलती हुई थी। बिज़नेस का पहला सबक हम लेने वाले थे मैन्युफैक्चरिंग का। हमने जो वेंडर चुना था अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो खुद इस लाइन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बट हमें लगा शायद डील तो डील होती है। तो वही होने लगा कि नेक्स्ट बैच से हमें जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं, फ्लेवर इश्यूज़ हैं, वो आने लगे। जब हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता था, तो स्टॉक इन स्टॉक आने में काफ़ी टाइम लगने लगा, जो नॉर्मली उतना नहीं लगता था। वो हमारी फेम की वजह से था, वो हमारी सेल की वजह से था, आज तक हमें नहीं पता। बट मेरा एक उसूल था कि मैंने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इन चीज़ों के झेले हैं लाइफ में। तो मैं एक चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, वो थी क्वालिटी। नो कॉम्प्रोमाइज़। और दिक्कत ये हुई थी कि हमने ऑलरेडी 50,000 डब्बों की पैकेजिंग करा ली थी, जिस पे उस मैन्युफैक्चरर का नाम था। अब हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो हम चुप रहें और इस ब्रांड को चलाते रहें तब तक हमारी ये पैकेजिंग खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है।
या दूसरी चॉइस कि बंद कर दें। बेस्ट सेलिंग प्रोटीन, बेस्ट सेलिंग जो कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, जिसके पास 10-10, 20-20 डिस्ट्रीब्यूटर की डेली कॉल आ रही है, क्या किया हमने? बंद कर दी। मुझे पता है बहुत शॉकिंग लगेगा, और उस टाइम मैंने ये इतना बड़ा सीक्रेट रखा था कि मेरी टीम में भी कुछ लोगों को नहीं पता था कि ये क्या डिसीजन ले रहा है, सिर्फ मेरे पार्टनर के अलावा, फैमिली में भी नहीं। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया अपने पार्टनर के साथ कि यार हमारे पास कितने फंड्स बचे हुए हैं। हमारे पास तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये बचे हुए थे। हमने बोला हमारे पास लाइसेंसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेते हैं, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से कॉन्टैक्ट करते हैं जहाँ पर हम खुद अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, और हमने एक सिंपल सी पैकेजिंग ली जिस पे कुछ नहीं लिखा था, और अपना प्रोटीन अपने हिसाब से बनाया, नो फ्लेवर एडेड, नथिंग। यहाँ से मेरी दूसरे स्टार्टअप या कह सकते हो तीसरा करियर जो था मेरा, रियल वे की स्टार्ट हुई। और रियल वे ने जैसा नाम था, रियल प्रोडक्ट्स दिए, और जो रिस्पॉन्स था कस्टमर का वो भी बहुत अनरियल था। हमें उम्मीद नहीं थी कि एक वेबसाइट जो शायद 24 घंटे के अंदर बनाई गई है गोडैडी पे, सिंपल हम लोग ये ऐड चला रहे थे उसके, कि वो ऐसा फटेगा। पहले महीने में ही हमने लाखों रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट से बेचा, और ये ग्रोथ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। हर साल, हर महीने कभी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, और हम 20-20 लाख रुपए का प्रोटीन जो है सिर्फ अपनी वेबसाइट से बेच रहे थे। हमारा पहले साल का टर्नओवर था 35 लाख रुपए, दूसरे साल का टर्नओवर था 1 करोड़ 35 लाख रुपए, और तीसरे साल का था 1 करोड़ 80 लाख रुपए। टीम में कितने बंदे थे? पर तभी मार्च में अनाउंस होता है 2020 में कि अब कोविड लग चुका है। और सिर्फ यही झटका नहीं था, उससे 2 महीने पहले मेरे से जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनको 30 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हो गया। अब मैं अकेला सन हूं घर का, तो मैंने अपने माँ बाप से एक वादा किया कि आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। मैं ब्लैकआउट हो जाता था। क्या करें? एक तरफ आप अपनी उस बहन को देख रहे हो जो आपने इतनी मजबूत देखी थी, जो आपकी इंस्पिरेशन थी, उसको डेली बदलते हुए देख रहे हो। शाम में घर पे जाते हो, माँ बाप से झूठ बोलते हो, सब ठीक है, सब बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छी हो रही है, बट कहीं ना कहीं अंदर तो चल रही हैं वो बातें। अब जो मैं कोविड से पहले था वो अब नहीं था, वो आगे नहीं थी, वो थ्रस्ट ही नहीं था। तो मेरे पास कुछ 20-30 हज़ार रुपये थे, और मुझे बस बाहर निकलना था कहीं भी, तो मैं गोवा चला गया। जैसे मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया भी कि वहाँ से शुरुआत हुई थी। और होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बंदे हो ना, तो आपसे इस बात झिलती नहीं है कि आप कहीं गए हो और खाली बैठे हो। तो उस टाइम व्लॉगिंग का था, तो मैंने सोचा यार कुछ व्लॉग ही कर लेते हैं। व्लॉग बनाना नहीं आता था, ना तो कैमरा था, ना फ़ोन ही उस लायक था। उस गोवा की ट्रिप ने ना कुछ एक उम्मीद सी जगा दी कि शायद ये है वो चीज़। मैंने बोला था ना लाइफ में ये नहीं पता क्या करना था, आज तक कॉल नहीं आई थी, इस बिज़नेस करते हुए भी। पैशन था, मज़ा आता था, बट इस बार आई थी कि ये है शायद वो चीज़। बट ठीक है, ट्रिप से वापस आए, अक्टूबर की बात है, और 2-3 महीने ऐसे ही हो गए, और फिर वही दोबारा से वही सोच चल रही कि कैसे रिकवर करें, और रिकवरी का ना तो मन था ना रास्ता था, सच बताऊं। फरवरी 2022 में एक चीज डन करी कि बस दोबारा फिर निकलना है कहीं, और पैसे भी ज्यादा नहीं थे। तो क्या किया मैंने, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में 3,000 रुपये लिफाफे के अंदर रख दिए कि ये गाड़ी अब लेके चलते हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो गाड़ी मोड़ लेंगे। और एक मन में थॉट भी चलता था, आपने कभी बोला होगा किसी से चलने के लिए साथ में, हम मिडिल क्लास लोगों के अंदर क्या है ना कि हम कुछ भी नया करते हैं तो हमारे ना दिल में धुक धुक होती है, सोसाइटी की बातें आने लगती हैं, ये नहीं है यार, आवारा हो गए हो, घूम रहे हो, करियर का सोचो, पैसों का सोचो, माँ बाप का सोचो, कैसे होगा लाइफ में, 10 सवाल आते हैं। मैं भी ऐसा ही था कि यार अभी ये घूमने की उम्र थोड़ी है। घूमने का पैशन हमेशा से था कि भाई स्टार्टअप करूंगा, बिजनेस करूंगा, जब सेट हो जाएगा तब घूमूंगा, ये फाइनल प्लान हमेशा से था। बट अब कुछ था जो खत्म हो गया, उसको ढूंढने के लिए मैं घूम रहा था, और उसी में मुझे फील अच्छा आ रहा था। तो मैं निकला इस ट्रिप में, और यही था कि यार 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, मेरे बिना चीजें नहीं चलेंगी, घर वाले परेशान हो जाएंगे, बिजनेस ऐसा हो जाएगा। मैं निकल गया। 28 दिन राजस्थान में था मैं। जयपुर रुका, उदयपुर रुका, जोधपुर रुका, जैसलमेर रुका, और हर जगह हॉस्टल्स में रुका, और कुछ ऐसे लोगों से मिला मैं कि मुझे पता नहीं क्यों ये 100% पता चल गया कि ये वो चीज है जो तुझे जिंदगी में करनी है। मतलब इतना क्लियर तो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं था, जितना क्लियर मैं अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में था ना कि ये चीज नहीं करनी है, अब मैं इतना क्लियर हो गया था कि यही चीज करनी है। बट मेरा फिर वही अड़ियल बिहेवियर कि मैं चीजें टेस्ट करता हूँ, क्या पता मजा आ रहा हो,
चिल करने में मजा आ रहा हो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, 1 साल तक हर महीने एक नए शहर को एक्सप्लोर करना है। अगर कर पाते हो तो फिर यही है जो चीज चाहिए था, वरना छोड़ देंगे, जैसे कि मर्चेंट नेवी में किया था। और यहां से मैंने हर महीने एक नए शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बट 2022 के एंड तक मैं 30 से भी ज्यादा शहर घूम चुका था, जिसमें कुछ बाहर की ट्रिप्स भी थी। और मैं 100% श्योर हो गया था यही है। और वहां मैंने बनाई थी अपनी पहली सीरीज 30 ड्रीम सिटीज, जो मुंह के बल पिट गई, किसी ने नहीं देखी। बट मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये मुझे पता था ये करना है समहाउ। पैसे हो ना हो, कमाएंगे फिर घूमने जाएंगे। बट यहां मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं इसके लिए बनाऊं, नए लोगों से बात करना, उनके कल्चर के बारे में जानना। यहाँ रहते थे तो लगता था ये 4-5 लोग हैं, इन्हीं की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम, वो नाराज हो जाए तो हमारी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। बट जब आप ट्रैवल करते हो तो हर आदमी की अपनी कहानी है। जिसके तुम हीरो बने हुए हो ना, ऐसी हर आदमी की अपनी कहानी है, वो अपनी कहानी का हीरो है। बट अब जब इसको करियर बनाना है तो आपको पैसे चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रैवल व्लॉगिंग एक सबसे महंगा कंटेंट क्रिएशन, आप ये मान सकते हो पैशन है। सबसे महंगा अगर कंटेंट बनता है तो शायद ट्रैवल व्लॉगिंग में बनता है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हो तो वहीं से आपका मीटर चालू हो जाता है, टैक्सी, होटल्स, एक्टिविटीज, सब कुछ। तो मैं निकल गया उस साल 2023 में। मैंने फाइनली अपना बिजनेस क्विट कर दिया, अपने पार्टनर को हैंड ओवर कर दिया कि बस मुझे मिल चुका है, मैं अब ट्रैवल करने वाला हूँ। ट्रैवल करते रहे, जितनी भी सेविंग्स थी सब लगा दी, और 7-8 महीने में हम कुछ भी नहीं कर पाए। नॉट अ सिंगल वीडियो मेरी मिलियन तो छोड़ो, 1-2 लाख भी नहीं पहुंची। तो मैंने कुछ प्लान किया और एक बहुत अलग वीडियो प्लान की। इंडिया में 1 रुपए में दुबई जाएंगे, चैलेंज, सब इन 60-70 हजार पड़े थे, टिकट वगैरह देखे, सब कुछ की मतलब अब खत्म है, या तो इसके बाद होगा या पैसे ही खत्म हो जाएंगे, स्टोरी ऐसी खत्म हो जानी है। हमने वो वीडियो बनानी शुरू करी, उसमें हमें 4 दिन लगे, एग्जैक्टली 3 दिन, मतलब एक दिन पहले हम गए, देखा कैसे करना है, क्या करना है। और उस वीडियो में, वो एक एंटरटेनमेंट वाली वीडियो थी, हमने ये तक भी देखा कि हमारी क्लोथिंग कैसी होगी, हमारे बैग का कलर कैसा होगा, जो हो सकता था, जितना भी नॉलेज हो सकती थी लोगों के बारे में, लोग क्या पसंद करते हैं, सब कुछ रिसर्च किया हमने और निकले। दूसरा दिन था वीडियो का, और उसमें एक सीन था कि मुझे पेन बेचने हैं सीपी में, और मैं लोगों को वहां कोशिश कर रहा था पेन बेचने की। पुलिस भी आई, पुलिस ने मुझे रोका, बट फिर भी हम लगे रहे। 3-4 घंटे था मैं उस मार्केट में, लाजपत की मार्केट में, बोतल बेच रहा था पानी की, पेन बेच रहा था, पैसे इकट्ठे कर रहे थे हम। टोटल जो वीडियो का सीन था वो ये था। 3-4 घंटे हो गए थे, काफी लोगों ने मजाक भी बनाया, काफी लोगों ने गाली सी भी दी कि चल निकल जाए यहाँ से, बट ठीक है, हम अपना काम कर रहे थे, हम अपने उसमें पूरे पैशनेट थे। 3 घंटे बाद हमने वीडियो चेक की, वीडियो में साउंड ही नहीं था, माइक बंद थे, किसी से की गई कोई भी बात रिकॉर्ड ही नहीं थी, सिर्फ वीडियो। आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं ऐसा चिल्लाया उस रोड पे खड़े होके कि जैसे यूनिवर्स ही मेरे खिलाफ है। मेरा दोस्त था मेरे साथ, मैं उस पर चिल्लाया, उसको धक्का दिया कि जा तू यहां से। एक और दोस्त था, उसको भी बोला जा, ये हो ही नहीं सकता। मैं कितना कोशिश करूं, चीजें ही नहीं हो रही हैं। आप लोगों से गालियां खा रहे हो, अब वो चीज करो जो आपने जिंदगी में नहीं की। बट फिर भी हमने वो वीडियो कंप्लीट की, वीडियो अपलोड की दिवाली से कुछ दिन पहले यूट्यूब पर, बहुत प्रे की और डाल दी। 20 व्यू आए उस पर, अगले दिन 50, 100। दिवाली थी 4-5 दिन बाद, अब तो घर जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ। वही वीडियो फिर हमने फेसबुक पे डाली, शेड्यूल करी, 3 दिन बाद पहले की दिवाली से, और चले गए घर पे। मुझे एक कॉल आता है अगले दिन सुबह कि भाई यारो तेरी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यार, वो तो वायरल हो गई है। यार वायरल हो गई? तो मैंने एकदम से यूट्यूब देखा, और वो तो 100 व्यूज है। कहाँ देखा है? क्या था, फेसबुक पे देखा है। फेसबुक पे मैं जाके देखता हूँ उस वीडियो के 2 मिलियन व्यूज हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अगले दिन मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, वो 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, वो वीडियो रुक ही नहीं रही है। उस वीडियो के हमने तकरीबन 10 से 15 दिन में 50 मिलियन व्यूज इंडिया से इकट्ठे किए।
और अगर पैसे की बात करूं तो 6 से 7 हजार डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, 4 से 5 लाख रुपए। मैं अपने आप से सिर्फ एक ही वादा करता था जब ये वीडियो बनाता था, बस मुझे इशारा दिखा दो किस तरफ जाना है, दौड़ मैं लूंगा। उसके बाद दूसरी वीडियो, जो पैसे आए थे ना 4-5 लाख, सब लगा दिए। 3 लाख का चैलेंज आधे घंटे में खर्च करने हैं, 55 मिलियन। बट फिर से वही चूल लाइफ में, किक नहीं आ रही थी। और जब किक नहीं आती है तो मैं क्या करता हूं, छोड़ देता हूं, चाहे कितना पैसा हो। तो चैलेंज में किक नहीं थी, ट्रैवल। बट कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि क्या करना है। पहली सीरीज इंडोनेशिया की, टोटल 150 मिलियन व्यूज। उसके बाद जापान 250 मिलियन व्यूज। उसके बाद इथोपिया 550 मिलियन व्यूज। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में आप जब तक नहीं हारते हो, जब तक आप हार मान नहीं लेते हो। और मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वो इंसान हो अभी प्रेजेंट लाइफ में जिसके मन में सवाल चल रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट है, तो आप मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सिर्फ एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और कह के अपने आप को पागल बनाना है और आगे चलते रहना है। यही सक्सेस का एक मंत्र है। सो गाइस, फाइनली जो सफर ये सोच के शुरू हुआ था कि यार कैसे करेंगे हम, जो सफर शुरू हुआ था सिर्फ 30,000 रुपए से, गोवा की ट्रिप से, जिसमें डाउट थे, सेल्फ डाउट थे कि क्या यही है वो चीज, आज ये ऐसे मुकाम पे आकर खड़ा हो गया है कि आज हमें ये नहीं सोचना पड़ता हम किस कंट्री जाएंगे, कितना बजट लगेगा। बस हम ये सोचते हैं कि कहाँ हम अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, कहाँ वो हमें किक मिलेगी, कहाँ वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो शायद आपका भी जो सपना है ना, जो आप लेके बैठे हो, वो पूरा हो सकता है। बस सिर्फ आपको चलते रहना।